हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज इस वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमी एमसीक्यू का पार्ट 4 डिस्कशन करेंगे। ये एक सीरीज़ है जो कि जिसके कि हम लोग 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन इकोनॉमी का एमसीक्यू डिस्कशन कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 4 है। इसका ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट जो है इंडियन इकोनॉमी का, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एमसीक्यू का। तो वहाँ पे अगर आप लोग देख लेंगे, इसका पहला जो है जितना भी कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग उसको जान पाएंगे। और आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जितना भी वीडियो आए आप लोगों को जानकारी मिल जाए। और अभी तो बहुत सारे जो है पोस्ट आने वाले दिनों में आने वाला है। एसएससी का ऑलरेडी आ चुका है, तो प्रिपरेशन जो है अच्छे से कीजिए। और इकोनॉमी भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसका हिस्ट्री का भी और ज्योग्राफी का बहुत सारा खत्म हो चुका है एमसीक्यू, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। If there is a lack of money in comparison to supply of goods and service, then the possible consequences would be, मतलब अगर मनी सप्लाई जो है वो कम है और गुड्स और सर्विस बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, तो उस सिचुएशन को जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। तो इसका जो है आंसर क्या होगा देख लेते हैं। पहले ऑप्शन ए में दिया है हाइपर इन्फ्लेशन, बी में दिया है इन्फ्लेशन, सी में दिया है डिफ्लेशन और डी में दिया है डिवैल्यूएशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है डिफ्लेशन। ये ठीक इन्फ्लेशन का ऑपोजिट है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है कि मनी सप्लाई जो है कम हो जाता है और गुड्स और सर्विस का जो है सप्लाई ज़्यादा होता है। लेकिन क्या होता है, देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा कि गुड्स और सर्विस बहुत ज़्यादा है। सपोज एक मतलब आर्टिफिशियल आप लोग इमेजिनरी एक सिचुएशन बनाइए कि एक है कि आप लोगों के पास पैसा ही नहीं है और मार्केट में बहुत सारा चीज़ मिल रहा है, लेकिन आप लोग उसको खरीद नहीं सकते हैं। ये सिचुएशन ही है, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, डिफ्लेशन ही होगा। इसको डिफ्लेशन बोला जाता है कि आप लोगों के पास पैसा नहीं है और गुड्स और सर्विस बहुत ज़्यादा है, मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा है गुड्स एंड सर्विस का, पैसा लेकिन कम है। इन्फ्लेशन में ठीक इसका ऑपोजिट है, उल्टा होता है कि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है लेकिन सप्लाई कम होता है, इसलिए प्राइस बढ़ जाते हैं। और याद रखिएगा इस सिचुएशन में जो सिचुएशन अभी ये दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, चीज़ों कमोडिटी का जो है प्राइस कम जाएगा। जैसे कि मार्केट में आप लोग देखे होंगे, अगर कुछ खरीदने जाते हैं तो कोई एक चीज़ अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, तो उसका प्राइस घट जाता है। सपोज आप लोग मान लीजिए कि अभी जो है गर्मी का सीज़न है, आम मिल रहा है, तो यहाँ पे आम सस्ता में आपको मिलेगा। लेकिन आपको जो आम का सीज़न नहीं होगा, जब बारिश के मौसम में या फिर मान लीजिए ठंड के मौसम में आपको आम चाहिए, तो क्या होगा, सप्लाई कम होता है तो प्राइस ज़्यादा होगा। तो ये सिचुएशन में भी यही होगा कि बहुत ज़्यादा सामान है इसीलिए प्राइस कम जाएगा। तो ये हो गया इन्फ्लेशन का ऑपोजिट, और इसको बोला जाता है डिफ्लेशन। इसका आंसर सी होगा डिफ्लेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एम्प्लॉयज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। कौन सा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इंडिया का काम करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है टूरिज्म, बी में दिया है एग्रीकल्चर, सी में दिया है माइनिंग और डी में दिया है मैन्युफैक्चरिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर में जो है सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं इंडिया में। हालांकि सर्विस सेक्टर जो है वो इंडिया का जो है जीडीपी में ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन अभी भी एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 3। ए सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड, मतलब कोई एक चीज़ का जनरल राइज हो जा रहा है, कोई एक चीज़ का एक उसका दाम बढ़ रहा है, तो वो उसको जो है क्या बोला जाता है, वो सिचुएशन को। ऑप्शन ए में दिया है डिसइन्फ्लेशन, बी में दिया है डिफ्लेशन, सी में दिया है इन्फ्लेशन और डी में दिया है स्टैगफ्लेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्फ्लेशन बोला जाता है इसको। अभी जो मैं बता रही थी कि प्राइस अगर राइज हो गया क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि इन्फ्लेशन का और भी बहुत सारा रीज़न है, इन्फ्लेशन के बारे में एक हम लोग अलग से वीडियो लाएंगे, वो काफ़ी मतलब एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग उसको जानेंगे। अगर आप लोग डेली मतलब दाम क्यों बढ़ रहा है उसको भी जान पाएंगे। तो इन्फ्लेशन में यही होता है कि दाम जो है बढ़ जाता है, तो इसी को ही बोला जाता है प्राइस राइज। हम लोग सुनते हैं महंगाई बढ़ गया, तो यही इन्फ्लेशन होता है। और याद रखिएगा ये जो डिसइन्फ्लेशन दिया है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है कि इन्फ्लेशन का रेट घट जाना। इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं।
इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, वही कि जनरल इंक्रीज इन द ऑन प्राइस अक्रॉस एन इकोनॉमी, इकोनॉमी में प्राइस राइज हो गया। डिफ्लेशन अभी जो मैं 1 नंबर क्वेश्चन बता रही थी आपको कि डिक्रीज हो जाता है प्राइस अक्रॉस एन इकोनॉमी, ठीक उल्टा होता है इन्फ्लेशन का। स्टैग्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइस राइज होता है और फॉलिंग आउटपुट होता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, एक टेम्पररी स्लोइंग द पेस ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन। तो याद रखिएगा ये डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में कंफ्यूज मत होइएगा। डी इन्फ्लेशन क्या होता है, जब 0% से भी कम हो जाता है इन्फ्लेशन, मतलब नेगेटिव में ही जाता है, तब उसको डिफ्लेशन बोला जाता है। लेकिन डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है कि इन्फ्लेशन का कुछ परसेंट कम जाना। सपोज मार्केट में आप लोग सुनेंगे कितना परसेंट इन्फ्लेशन है, सपोज 5% है, 5% से अगर घट के वो 3% हो जाता है या 2% हो जाता है, उसको डिसइन्फ्लेशन बोला जाएगा, ना कि डिफ्लेशन। डिफ्लेशन कब होगा, जब इन्फ्लेशन नेगेटिव में चलेगा। अभी जो हम लोग देख रहे थे कि प्राइस जो है वो घट जाएगा कमोडिटी का। तो याद रखिएगा डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में यही जो है फ़र्क है। और इन्फ्लेशन तो मैंने बताया इसको डिटेल में, इसका वीडियो भी लाएंगे हम लोग। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन, मतलब रेगुलेटिंग जो है बैंकिंग आया था, बैंकिंग का रेगुलेशन एक्ट जो आया था वो कौन से साल में आया था। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी सही आंसर, 1949 भारत आज़ाद के बाद जो है आया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्योंकि उस समय में देखिए इंडिया में क्या था, इकोनॉमिक का हालत तो बहुत ही ख़राब था, जस्ट आज़ादी मिली थी हमको, तो इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट बहुत ही कम था, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा था, हंगरी बहुत ज़्यादा था, लोग मतलब भूखे रह रहे थे, ऐसा मतलब सिचुएशन था। तो उस समय में क्या हुआ कि बैंकिंग का जो है रेगुलेशन करना एक अनिवार्य हो गया, ज़रूरी था वो, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करना था लोगों को, और जितना भी इंडस्ट्री वगैरह भी थे उनको भी जो है इनसे हेल्प मिलता था बैंकिंग सेक्टर से। तो उस समय में क्या हुआ था, यही एक्ट पास हुआ था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो है रेगुलेशन किया जाए बैंकिंग एक्टिविटी जितना हो रहा है, ताकि इकोनॉमी में उसका जो है कुछ ग्रोथ में उसका मदद कर पाए, या फिर बैंकिंग जो है वो सहायता कर पाए डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन 5। ए सिचुएशन वेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड इट्स रेवेन्यू इज कॉल्ड, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो हम खर्च करते हैं। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया उसका रेवेन्यू से, रेवेन्यू को क्या होता है, गवर्नमेंट को जो मिलता है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, कोई अगर पर्सन है, अगर ठीक है उसको सैलरी मिल रहा है, तो मान लीजिए वो रेवेन्यू है, और वो महीने में जितना खर्च करता है अपने लिए, चाहे वो घर का रेंट देता है या फिर उसका खाना पीना या जो भी में खर्चा हो रहा है, तो वो हो गया उसका एक्सपेंडिचर। अगर वो आदमी 10 रुपया कमा रहा है और 20 रुपया खर्चा कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा। क्वेश्चन एग्जैक्टली यही पूछा है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है। तो गवर्नमेंट का भी ऐसा ही होता है कि गवर्नमेंट के पास अगर कम पैसा आया और खर्च ज़्यादा हो गया, मतलब बोला जाता है ना कि कमाई कम और मतलब आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा, वो सिचुएशन को क्या बोला जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है डिफॉल्ट फाइनेंसिंग, बी में दिया है डेफिसिट रेवेन्यू, सी में दिया है बजट डेफिसिट और डी में दिया है फिस्कल डेफिसिट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बजट डेफिसिट। तो इस जो सिचुएशन को बोला जाता है यही कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और गवर्नमेंट का जो है रेवेन्यू कम है, उसको बोला जाएगा बजट डेफिसिट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डज द लोरेंज कर्व इंडिकेट, लोरेंज जो कर्व है वो क्या इंडिकेट करता है, किस चीज़ के लिए है। ऑप्शन ए में दिया है रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए सर्टेन कमोडिटी एंड इट्स डिमांड, बी में दिया है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सी में दिया है रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और डी में दिया है टैक्सेबल इनकम इलेक्ट्रिसिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। लोरेंज कर्व देखिए यहाँ पे, लोरेंज कर्व जो है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी कुछ बताता है, और एक इकोनॉमिक्स थे जिनको कि मैक्स ओ लोरेंज उनके नाम से है ये 1905 में 1905 में जो है ये कॉन्सेप्ट लाए थे, और उन्हीं के नाम से जो है ये कर्व का नाम है मैक्स ओ लोरेंज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। Who one of the following is not a method of estimating income? नेशनल इनकम जो है वो बहुत सारा मेथड से जो है मेजरमेंट किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ऑप्शन में जो दिया है वो कौन सा मेथड नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है
एक्सपेंडिचर मेथड, बी में दिया है प्रोडक्ट मेथड, सी में दिया है मैट्रिक्स मेथड और डी में दिया है इनकम मेथड। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। ये जो मैट्रिक्स मेथड दिया है ये कोई भी एक मेथड नहीं है कि नेशनल इनकम इससे निकाला जा सके, लेकिन बाकी जो तीन दिया है ये तीनों एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड, ये तीनों मेथड से जो है नेशनल इनकम जो है निकाला जा सकता है और तीनों का रिजल्ट जो है एग्जैक्टली सेम होता है। तो अगर क्वेश्चन में दिया होगा, कभी घुमा के भी दे दिया होगा एग्जैक्टली तो ये क्वेश्चन नहीं भी पूछे। अगर दिया होगा मतलब क्वेश्चन दिया होगा कि इनमें से कौन सा मेथड से नेशनल इनकम मेजरमेंट किया जाता है और ऑप्शन में से ये तीनों में से अगर कोई भी होगा तो आंसर वही होगा, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड हो या प्रोडक्ट मेथड या इनकम मेथड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और बाकी ये जो तीन है इसमें मेथड जो है यही है कि नेशनल इनकम इससे निकल सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। द मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, मॉनिटरी पॉलिसी जो है इंडिया में कौन फॉर्मुलेट करता है। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट, बी में दिया है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सी में दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी में दिया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनिटरी पॉलिसी याद रखिएगा जो कौन जो है फॉर्मुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हम लोगों का सेंट्रल बैंक भी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप लोग चैनल में एक है इकोनॉमिक का प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। रिजर्व बैंक का एक डिस्क्रिप्टिव है, वहाँ पे आप लोग सब इसका जितना भी फंक्शन है क्या करता है और ऑल डिटेल आपको उसमें मिल जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। और यहाँ पे और भी मैं एक बता दे रही हूँ, फिस्कल पॉलिसी और एक है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होता है और एक फिस्कल पॉलिसी होता है। फिस्कल पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट करता है सेंट्रल बैंक। तो क्वेश्चन में कोई भी आया रहेगा, मॉनेटरी पॉलिसी आएगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फिस्कल जो है पॉलिसी होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट का भी कुछ फिस्कल पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट भी बनाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इन व्हिच ईयर इंडियन रेलवेज वाज नेशनलाइज, इंडियन जो रेलवे है वो कौन सा ईयर में नेशनलाइज हुआ। ऑप्शन ए में दिया है 1947, बी में दिया है 1950, सी में दिया है 1952 और डी में दिया है 1955। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है 1950। 1950 में जो है इंडियन रेलवे नेशनलाइज हुआ था, ठीक आज़ादी के बाद। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। WTO बेसिकली प्रमोट्स, मतलब WTO जो है वो क्या प्रमोट करता है। WTO का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा फुल फॉर्म भी पूछता है एग्जाम में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है बेसिकली क्या प्रमोट करता है। ऑप्शन ए में दिया है फाइनेंशियल सपोर्ट, बी में दिया है ग्लोबल पीस, सी में दिया है यूनिलेटरल ट्रेड और डी में दिया है मल्टीलेटरल ट्रेड। ऑप्शन डी होगा, हालांकि ये सही आंसर हो जाएगा। मल्टीलेटरल ट्रेड मतलब ग्लोबल ट्रेड, उसको प्रमोट करना ही WTO का जो है मेन जो है ऑब्जेक्टिव है। WTO क्यों है कि आज के दौर में देखिए इकोनॉमी क्या है, ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, तो बहुत सारा हम लोगों का इकोनॉमी एक देश का दूसरे देश का डिपेंडेंट है, मतलब कनेक्टेड है। तो इस समय में जो है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि पूरा जो है जितना भी रूल रेगुलेशन हो उसको कंट्रोल कर पाए। तो WTO वही काम करता है, जितना भी वर्ल्ड में ट्रेड होता है उसको रेगुलेट करता है और कैसे अच्छे से जो है ट्रेड हो पाए, फ्री फ्लो हो पाए गुड एंड सर्विस का, इसका ये ध्यान रखता है। WTO याद रखिएगा। मल्टीलेटरल ट्रेड मतलब ट्रेड जो है ग्लोबल ट्रेड मान लीजिए, मल्टीलेटरल ट्रेड मतलब, तो उसको जो है प्रमोट यही करता है WTO। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 11। प्राइस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, प्राइस थ्योरी को और क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए में दिया है मैक्रो इकोनॉमिक, बी में दिया है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और सी में दिया है पब्लिक इकोनॉमिक और डी में दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्राइस थ्योरी जो ऑल्सो नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए आप लोगों को अगर नहीं पता माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो पिछला जो 3 वीडियो खत्म हो चुका है उनमें ये कंप्लीट हो चुका है कि माइक्रो इकोनॉमिक किसको बोला जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक किसको बोला जाता है, इसमें डिफरेंट क्या है। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। आप लोग चैनल का प्लेलिस्ट में चले जाइए कि 500 MCQ इकोनॉमिक्स का होगा, वहाँ पे देख लीजिए। तो वहाँ पे आप लोगों को पूरा जानकारी मिल जाएगा। ये जो माइक्रो और मैक्रो ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे अगर फिर से हम लोग डिस्कशन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज बिटवीन 2 कंट्रीज इज रेफर्ड। अगर दो कंट्री में जो है
कमोडिटी का एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए में दिया है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बी में दिया है बायलैटरल ट्रेड, सी में दिया है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और डी में दिया है मल्टीलैटरल ट्रेड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बोला जाता है। कितना मतलब वॉल्यूम में ट्रेड होता है? ट्रेड मतलब क्या हो गया? सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है वही। तो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी को दो कंट्री के बीच में अगर होता है उसको वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेयर कॉइन्ड बाय। ये जो दो वर्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर आप लोगों को नहीं पता तो माइक्रो और मैक्रो का पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए, शायद पार्ट 2 में ये डिस्कशन किया हुआ है। सारा पार्ट देख लीजिए, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए गए हैं ताकि आप लोगों को इकोनॉमिक्स क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये हिस्ट्री की तरह नहीं है, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा ताकि उससे रिलेटेड जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन आए उसका आंसर आप लोगों को अगर नहीं पता तो आप लोग देख पाएंगे। तो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है इकोनॉमिक्स को। तो ये वाला जो दो वर्ड है इसको कौन कॉइन किया था? क्वेश्चन में ये दिया है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। J.M. केनेस जो थे यही कॉइन किए थे माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक वाला दोनों वर्ड। माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है? वो छोटा मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी को डील करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक जो होता है कंट्री या बहुत सारा एक कंट्री का जो है इकोनॉमिक डील करता है उसको मैक्रो इकोनॉमिक बोला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 14 में क्या दिया है? ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड। अगर इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन मैंने बताया कि हाई मतलब पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है मार्केट में और डिमांड कम है और प्राइस जो है राइज हो रहा है, ये सिचुएशन को इन्फ्लेशन बोला जाता है। तो उस समय में टैक्स रेट क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया है इंक्रीज, बी में दिया है डिक्रीज, सी में दिया है रिमेन कांस्टेंट और डी में दिया है फ्लक्चुएट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंक्रीज। इंक्रीज ही करना चाहिए जो है, क्योंकि मनी जो है बहुत ज़्यादा होता है तो टैक्स अगर बढ़ा देंगे तो मनी का जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा, मार्केट में जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है उसको कम जाएगा। सपोज किसी के पास जो है बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, टैक्स रेट बढ़ गया तो उसके पास पैसा घट जाएगा, तो उसका जो है परचेसिंग पावर क्या होगा? घट जाएगा। तो धीरे धीरे जो है इन्फ्लेशन ऐसे ही कम किया जाता है। ये एक मेथड है, बहुत सारा ऐसे मेथड है जिससे कि जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल कौन करता है ये भी याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी आ सकता है कभी कभी क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ। इकोनॉमिक प्लानिंग जो होता है वो कौन सा इकोनॉमी का जो है इसमें जो ऑप्शन दिया है उससे एसेंशियल फीचर है। ऑप्शन ए में दिया है सोशलिस्ट इकोनॉमी, बी में दिया है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सी में दिया है मिक्स्ड इकोनॉमी और डी में दिया है डुअल इकोनॉमी। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वही जो सोशलिस्ट इकोनॉमी वाला कंट्री होता है उसमें जो है इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इकोनॉमी का जो है बहुत सारा एक्टिविटी, बहुत सारा रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट के हाथ में होता है। लेकिन कैपिटलिस्ट में ठीक उसका उल्टा होता है, वो फ्री मार्केट वाला जो है थ्योरी उसी में है। लास्ट जो है वीडियो में इसको भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट क्या होता है। सोशलिस्ट देखिए यूएसएसआर जो फॉलो करता है, और कैपिटलिस्ट हो गया यूएसए में फॉलो होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे यहाँ फॉलो होता है इंडिया में, और डुअल इकोनॉमी मतलब दोनों साथ ही साथ चलेगा। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी वाला याद रखिएगा कि जो है एसेंशियल पार्ट इकोनॉमिक प्लानिंग का है। जैसे कि इंडिया में 5 ईयर प्लान होता था पहले, हालांकि अभी नीति आयोग है, प्लानिंग नहीं होता है। तो ये वाला फीचर्स भी यूएसएसआर से लिया गया था। यूएसएसआर मतलब पहले का अभी जो रसिया है, यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन 1991 में हो गया था। तो यूएसएसआर जब था तो उसमें जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी अभी भी है हालांकि वहाँ पे, तो वहाँ से ही बोरो किया था, यहाँ पे हुआ था। इंडिया में जो प्लानिंग हुआ था, प्लानिंग कमीशन था, ये सब सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है उसका एसेंशियल फीचर है, उसका ही पार्ट है। ये हम लोगों ने आज पार्ट 4 कंप्लीट किया। पार्ट 5 जो है हम लोग जल्द ही लाएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को कोई और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और कोई भी अगर आप लोगों को क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।